ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑल। तो आज हमारा बेसिकली छठा लेक्चर होगा और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 9। चैप्टर 9 बेटा बेसिकली बिजनेस ऑपरेशन ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। ये टोटली एक प्रैक्टिकल कंसेप्ट है आपको समझाने के लिए। अब थोड़ा सा हम चीजों को पीछे लेके चलते हैं। हम कर क्या रहे थे भाई? वो लाइट ऑन कर दो। हम कर क्या रहे थे? बंदा घेर रहे थे, शाबाश। कितने कप चाय हो गई थी भाई? उसे बिल भी करना है, कोई हिसाब किताब रखा हुआ है कि नहीं? 7-8 कप हो गए थे। लेकिन मजे की बात है कि आज हमारा चाय वाला बंदा आया हुआ है, तो फिर आज हमने मजीद क्या करना है? चाय ही पिलानी है। लेकिन आज हम एक और काम करने वाले हैं, क्योंकि हमें पता है कि अब हमारी बातें खत्म होने वाली हैं। ठीक है, अब हमारे चैप्टर एंड होने वाले हैं। जितना हमने पढ़ा था, जो हमने अंग्रेजी की और जो हमने बिजनेस मैनेज की 2-4 ट्रालियां सुटाई थी, वो सारी आज हमने यूज कर ली हैं। तो हमें अब बातों पे ज्यादा फोकस तो नहीं करना पड़ेगा। हाँ, अब हमें ये करना है कि साथ में जूस या बिस्किट पिलाएंगे ताकि वो जो चाय उसके गले में फंसी है वो नीचे उतर जाए। ठीक है, तो लिहाजा अब हम कोशिश करेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, वाह जी वाह, रियलमी 3 किसको क्यों? ये कौन है भाई? ये ऐसे लोग कहाँ से आते हैं? रियलमी 3 बेटा, आपका नाम क्या है पहले मुझे ये बताएं। रियलमी 3 बेटा, नाम बताओ पहले आप अपना जरा। ये कौन सा शहजादा है? मुझे बस पता करना है इसका। नाम बताएं बच्चा, नाम बताएं। क्लास स्टार्ट करनी है, टाइम नहीं है, ताकि फिर आगे थोड़ी सी बात करें। चले, कोई नहीं। अगर आपको नहीं पता कि हम किसको क्यों और किस वजह से पिला रहे हैं, तो बेटा हम एक बंदा घेर रहे थे। हम चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, हमारे पास एक क्लाइंट आया था, मुझे घेर रहे थे और उस दौरान हमने वो कर रहे थे। चले जी, तो अब हमारे पास बातें खत्म हो रही हैं। तो आज हमने चाय के साथ बिस्किट करना है, या जूस के साथ बिस्किट करने हैं, या लस्सी के साथ बंद कर लेना है। ठीक हो गया? ओके, अब हम उसको पहले समझा क्या चुके हैं, थोड़ा सा हम इस चीज को रिव्यू कर लेते हैं कि हमने क्या कुछ किया। हमने उसको बिजनेस के बारे में बताया, उसके स्ट्रक्चर के बारे में बताया, टाइप्स के बारे में बताया। उसके बाद फिर हमने उसको एचआर के बारे में बताया। फिर हमने उसको एथिक्स सिखा के बंदे का पुत्र बनाया। फिर हमने उसको इंसानियत सिखाई। ठीक है, हाँ, मार्केटिंग भी उसको करना सिखाई। इंसानियत हमने एचआर में उसको सिखाई। ठीक हो गया? तो लिहाजा हमने ये सारा कुछ उसके साथ कर लिया। अब वो बंदा भाई चेयर के ऊपर बैठ भी नहीं रहा। सर जी, वो बर्गर बंदा है, लस्सी कहाँ से पिएगा? जाहिर सी बात है कि अब हमने उसे तंग करना है कि वो कहे मेरी जान छोड़ो, पैसे लो। ठीक है, अब वो खुद, अब देखो ना, हम अपने मुंह से पैसे नहीं मांगते अच्छे लगते, तो हमने उसको अब तंग करना शुरू कर देना है कि पुत्र कुछ सोचो। बर्गर लस्सी नहीं पीते बेटा, वो बर्गर जो है वो डब्बे वाली लस्सी पीते होते हैं, जो हॉल पर की होती वो भी लस्सी है। अब वो पता नहीं स्वीट योगर्ट शेक, पता नहीं क्या उसका नाम रखते हैं, तो मुझे नहीं आइडिया उसका, लेकिन बहरहाल वो पीते हैं लस्सी। लस्सी हर कोई पीता है बेटा। अच्छा जी, तो लिहाजा हमने उसको ये सारा कुछ समझा दिया। समझाने के बाद अब वो बंदा जो है वो चेयर पे ज्यादा देर नहीं बैठ सकता, हम उसको अब तंग करने जा रहे हैं। तो वो कहता है जी ठीक है, अब मैं रेडी हूँ, आई एम रेडी टू लॉन्च। ठीक हो गया, तो आप मुझे लॉन्च करो। हमने कहा जी बेहतरीन, जबरदस्त, अब तो आप बिजनेसमैन बन ही गए ना, समझो बस, अब तो बस पैसा ही पैसा है। ठीक हो गया, तो अब हमने कहा कि चलें जी ठीक है, अब हम आपको मार्केट में करते हैं। आपको पता चल गया कि आपने बंदे कैसे लाने हैं, किस तरह उनको मैनेज करना है, सारा कुछ हमने उसको समझा दिया। वो कहता है जी बिल्कुल ठीक है, मुझे सब कुछ पता चल गया है। अब हमने उसको काम कौन सा शुरू कराया था? बर्फ का फट्टा लगवाया था, जाहिर सी बात है। तो हमने उसे कहा कि देखो, क्योंकि तुम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में जा रहे हो, तुमने बर्फ बना के उसका फटा लगाना है, कारखाना लगाना है, उसके सामने खुद ही फटा लगा लेना है और फिर आपने उसको बेचना है। तो आपको बहरहाल पता होना चाहिए कि किसी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम होता कैसे है, किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर काम होता कैसे है। कहते यार वो मुझे पता है ना, वो मुझे पता है ना, मैंने क्या किया था, मैंने स्ट्रक्चर बनाया था एक। जाहिर सी बात है ना, याद है हमने उसको स्ट्रक्चर बनवाया था कि उसने कहा था कि जी देखो, मुझे पता है कि ऊपर जो ऑनर होंगे, फिर उसके नीचे फंक्शंस या डिवीजन्स होंगी, फिर उनके नीचे फंक्शंस होंगे, फिर उनके नीचे जो है वो वर्कर्स होंगे और जो काम कर रहे होंगे। हमने कहा था कि देखो पुत्र, एक चीज होती है बिग पिक्चर, एक चीज होती है डिटेल्ड प्लान। तो बिग पिक्चर क्या है वो तुमने बना ली। तुमने कहा जी सबसे ऊपर ऑनर बैठा होगा, उसके नीचे ये लोग यहाँ पे काम कर रहे होंगे, ये हमारे सप्लायर होगा, ये हमारा कस्टमर सपोर्ट सेंटर होगा। ये तो तुमने बड़ी तस्वीर बनाई थी।
क्या तुमने इसकी डिटेल्ड लिखी है, डिटेल चीजें? वो कहता है जी देखो डिटेल में अगर मैं बात करूं तो मेरा एक HR फंक्शन था। Realme 3 पुत्र, कैमरा ऑफ करो बच्चा। नहीं बेटा, नाम ही पे सही था। हाँ जी, नाम पे ही रहने देते यार, इतना क्यों आपने तकल्लुफ किया है। अच्छा जी, तो हमने उसे कहा कि देखो तुमने एक बड़ी तस्वीर बनाई थी, हमने कहा जी डिटेल होना चाहिए, तो वो कहते हैं जी ठीक है, मैं HR हमने बड़ा डिटेल में देखा, मैंने बड़ा डिटेल में प्लान बनाया कि हम कैसे जनाब जी लोगों को रखेंगे, कैसे हम जॉब एनालाइज करेंगे, कैसे हम जॉब डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, किस तरह हमने उस शख्स की अप्रेजल करनी है। पुत्र मैं इधर हूं और मैं पिछले 1 घंटे से इधर हूं। अच्छा जी, किस तरह हमने उन चीजों को तय करना है और ये सारे मामलात लेके चल रहे हैं। तो कहते जी बिल्कुल। हमने कहा कि देखो भाई, क्या तुम्हारा एक फंक्शन मैन्युफैक्चरिंग का नहीं था? कहते जी बिल्कुल था। हमने कहा तुमने HR का सारा कुछ बना लिया है, क्या तुमने मैन्युफैक्चरिंग की डिटेल बनाई है? वो कहता है कि नहीं। हमने कहा कि भाई जिस तरह HR के अंदर डिटेल मौजूद है, इस तरह मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के अंदर भी डिटेल लिखो। तो यार बात तो तुमने बड़ी काम की है, वो मैं कैसे लिखूं? मैंने कहा हाँ, ये तो आज हमने आपको समझाना है। अब पहले हमने उसको एहसास दिलाया कि भैया अभी उसके अंदर कुछ ना कुछ कमी बाकी है, ताकि वो एक जगह पे टिक के बैठ जाए, नहीं तो उसने हमें जो चाय और लस्सी है अब उसने उठा के हमारे मुंह पे मारनी थी। ठीक हो गया? तो लिहाजा हमने क्या किया, अब हमने उसको इत्मीनान दिलाया। हमने आज के चैप्टर में क्या बताना है कि एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती क्या है, वहां पे काम क्या होता है, और हम इंशाल्लाह चैप्टर 10 में हमारी डिफरेंट किस्म की इंडस्ट्रीज को भी देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर कौन कौन सी काम कर रही हैं। आज हम इंशाल्लाह वापडा को भी डिस्कस करेंगे, तो जिस जिस शख्स ने सुनानी है वो सुना सकता है आज उसको। ठीक है, ओके जी। तो सबसे पहले देखते हैं कि एक बड़ी पिक्चर, एक बड़ी तस्वीर देखते हैं कि नॉर्मली काम हो कैसे रहा होता है। अगर हम देखें तो ये एक बड़ी सारी तस्वीर है। ऑपरेशंस मैनेजर्स होते हैं, जो कि हमने कहा था फंक्शनल मैनेजर्स, याद है? फंक्शनल मैनेजर एक फंक्शन था, हमने एक प्रोडक्शन का, मैन्युफैक्चरिंग का फंक्शन रखा था और उसके अंदर हमने एक मैनेजर को लगाया, तो उसको ऑपरेशन मैनेजर करते हैं। ये क्या करता है? ये बेसिकली इनके 3 काम होते हैं। नंबर 1 तो चीज को प्रोड्यूस करना। अब चीज प्रोड्यूस करने में क्या कुछ होता है? प्रोडक्शन। सबसे पहले तो क्या आना है? फैक्टर्स ये ऑफ सिर्फ प्रोडक्शन। कौन कौन से थे कपड़े को ऑनलाइन वाले? वहां फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बताओ। ठीक है, जल्दी से ऑनलाइन वाले बाकी बताओ। शाबाश, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। लैंड हो गया, लेबर हो गई। लैंड बेटा नेचुरल रिसोर्स में आता है, लेबर HR रिसोर्स में आता है। फैक्टर्स को याद रखो, उसके अंदर के मटेरियल को नहीं। कैपिटल कैपिटल कैपिटल, माशाल्लाह पैसा ही हर किसी को याद है। अच्छा, मुझे कैपिटल की डेफिनेशन बताओ क्या है? तीनों स्टूडेंट, आसिया, अच्छा आसिया, अहमद, लाइबा, तीनों मुझे कैपिटल की डेफिनेशन बताओ क्या होती है। कैपिटल तो आपने बोल दिया, कैपिटल कहते हैं किसको? हाजी पुत्र, कोई एक तो बता दो कैपिटल किसे कहते हैं। सबसे पहले आ जाओ भाई, कौन आता है? कौन शहजादा है या शहजादी है? कैपिटल एसेट्स होता है जिसको रिस्क पर लगाकर प्रॉफिट अर्न करना होता है। अहमद बेहतरीन। बाकी तमाम स्टूडेंट, एसेट से क्या मुराद है? इन्वेस्टेड बाय ओनर इन अ बिजनेस, वेल्थ इन अ फॉर्म ऑफ एसेट, मीन मैन मेड। आसिया बच्चे, ये डेफिनेशन कहां से लेके आए हो? एक मिनट यार, हेलो, आई क्या आप? ये यार नवी डेफिनेशन इंक्लूड करनी है। अच्छा जी, चले जी, मुझे नहीं समझ आई आपने इसमें किस सेंस में कहा है। लेकिन बेटा पहले नंबर पे जो हमारे यहाँ जनरल कंसेप्ट होता है वो होता है कैपिटल पैसे को कहते हैं। अगर कैपिटल पैसे को कहते हैं तो बेटा 100 रुपए वाली टूथपेस्ट जो आती है, मैं ये 100 रुपया रख रहा हूँ, मुझे बताओ ये टूथपेस्ट बन जाए यहाँ पे। पैसा कैपिटल नहीं होता कभी भाई, से ज्यादा मेरे पास है नहीं। मनी कैपिटल नहीं होती बेटा आसिया। कैपिटल वो होता है जो हम पैसे से इनिशियली एसेट्स खरीदते हैं, पैसे से एसेट खरीदते हैं। पैसे की इट सेल्फ कोई वर्थ नहीं है। ये 100 रुपए का नोट है, भला इसको प्रिंट करने में 1-1.5 रुपया लगना है, और वो भी बड़ा प्यारा सा प्रिंट हो जाना है जिसके ऊपर लिखा होगा ईद मुबारक, जश्न आज़ादी मुबारक, और पता नहीं क्या, मेरे बचपन के दिन, और कुछ भी लिखा होगा, वो इससे भी ज्यादा अच्छा प्रिंट हो जाएगा। तो इसको 100 रुपया क्या बना रहा है बेसिकली? इसकी वर्थ 100 रुपया कैसे है? आप खुद प्रिंट कर लो अपना एक मर्जी का नोट प्यारा सा, जाके मार्केट में चला के दिखाओगे, चल सकता है। नहीं नहीं बच्चा, ऐसे नहीं, मैं वो नहीं कर रहा।
ये चीजें होती है और ये अच्छी चीज है। आप ना पूछते हैं, यहाँ बात करते हैं तो बाकी कईयों के कंसेप्ट क्लियर ना होते, आपके ना होते। आज नहीं तो कल आपको ये चीजें पता करनी चाहिए थी, इससे पहले कि आप जाके कहीं प्रैक्टिकल लाइफ में बैठे होते, प्रोफेशनल में बैठे होते, वहां पे आपको शर्मिंदगी उठानी पड़ती। तो यहाँ टीचर से क्लियर हो गया और इसमें कोई वो बात नहीं होती। आपसे भी बड़ी बड़ी बोंगियां मारते हैं यहाँ पे बैठे हुए लोग। खैर, तो बेटा इसकी वर्थ क्या है? बेसिकली इसकी वर्थ इसकी यूटिलिटी है, इसकी यूटिलाइजेशन है जिसको हम यूज करते हैं। तो लिहाजा कैपिटल नजर लानी है, वेखी जा रहे हो सोनू, मैं भी खिलौता मीनू वेखो। अच्छा जी, तो क्या कह रहे हैं कि भाई इसकी जो यूटिलिटी है, इसका जो यूज है, बेसिकली वो इसकी वर्थ है। ठीक है, तो लिहाजा पहले नंबर पे ऑपरेशनल मैनेजर का क्या काम होता है कि वो सबसे पहले रिसोर्सेज अरेंज करें जिससे चीज बनानी है। तो रिसोर्सेज में हमने क्या कहा था कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वगैरह सारा कुछ। और इस पे यहाँ पे मुझे बताइए कस्टमर क्यों शो किया गया है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में हमने कस्टमर तो नहीं देखा, कैपिटल देखा, नेचुरल रिसोर्सेज देखे, ह्यूमन रिसोर्स देखे, इंफॉर्मेशन भी ठीक है, समझ आ गई हमारी। कस्टमर कैसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में शामिल है? ना स्टेक होल्डर क्यों था? वजह ठीक है, स्टेक होल्डर है, सारा कुछ है, वो तो हमें सेल के ऊपर देखना है ना। स्टेक होल्डर को ख्याल रखना है, क्वालिटी अच्छी जाए, पैसा ठीक ठाक उनको मिले और वैल्यू उनको अच्छी हो, कम प्राइस हो, ये तो हमने यहाँ पे देखना है ना। पहले स्टेप के ऊपर ही कस्टमर हमने क्यों सामने खड़ा कर दिया? बताओ मुझे, ऑनलाइन वाले मुझे बताओ भाई, पहले स्टेप के ऊपर कस्टमर हम क्यों देख रहे हैं? अगर कस्टमर कंज्यूम ही करेगा तो गुड का क्या फायदा? बेटा अभी तो गुड्स बनी ही नहीं है ना। ये देखो, ये लास्ट स्टेज है जहां पे आउटपुट हो रही है। ये देखो, ये खाने की टोकरी पड़ी है, ये गाड़ी, कार, कैमरा, ये यहाँ पे तो चलो ठीक है, कस्टमर की समझ आती है कि वो उसने कंज्यूम कर रहा है। ये तो अभी पहली स्टेज है ना, अभी तो हमने मटेरियल इकट्ठा कर रहे हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इकट्ठे कर रहे हैं, ऑपरेशनल मैनेजर, और अभी तो इन्होंने चीज को बनाना है। तो यहाँ पे कस्टमर क्या कर रहा है? कोई और बताए? अहमद बेटा अच्छी कोशिश थी, कोई और जल्दी से जल्दी। एग्जैक्टली exactly. कस्टमर की स्पेसिफिकेशन या कस्टमर की डिजायर्स को हमने सामने रख के एक चीज बनानी है। तो लिहाजा कस्टमर, जब हम कोई चीज बनाते हैं तो अपनी मर्जी, मुझे भाई एक चीज अच्छी लगती है, सही कि मुझे टिंडे बहुत अच्छे लगते हैं, मैं टिंडे बना के होटल खोल के वहां पर रख दूं, कोई खाएगा? तो मुझे क्या सोचना होगा कि कस्टमर क्या चीज चाहता है। मैं अब फूड के बिजनेस में जाने का सोच रहा हूं इंशाल्लाह इन शॉर्ट टर्म, तो मैं क्या देख रहा हूं कि कस्टमर को कौन कौन सी चीज नहीं मिल रही जो मैंने देनी है। क्वालिटी अच्छी, कम प्राइस, अच्छी सर्विस, पढ़े लिखे वेटर्स, रिस्पेक्ट। ठीक है, तो लिहाजा क्या है कि कस्टमर को हमने यहां पे इसलिए देखना है क्योंकि हमने कस्टमर के डिजायर के मुताबिक चीज बनानी है, तो हमने यहां पे रखना है। ओके, जब ये सारी चीजें इकट्ठी हो जाती हैं, ऑपरेशनल मैनेजर फिर क्या करते हैं? इनको कन्वर्ट करते हैं। ये मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस है। ये देखो, आपको फैक्ट्री नजर आ रही है, उसके अंदर जो टेक्निकल स्टाफ है वो काम कर रहा है। ठीक है, तो यहां पे अंदर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और उसके बाद थर्ड स्टेज क्या है? फाइनल आउटपुट है, फाइनल प्रोडक्शन है, फाइनल रिजल्ट है जो कि हमने कस्टमर को देना है, जिसको कहते हैं प्रोडक्ट, सर्विसेज या सप्लाईज वगैरह। तो लिहाजा नॉर्मली एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस तरह का स्ट्रक्चर होता है कि पहले रिसोर्सेज अरेंज किए जाते हैं, उनको कन्वर्ट किया जाता है, फिर उनको मार्केट में लॉन्च कर दिया जाता है सेल के लिए। चले जी, तो रट्टे के लिए तैयार हैं? आ जाएं जी, हम रट्टा मारते हैं। सबसे पहले ऑपरेशनल मैनेजमेंट क्यों जरूरी होती है? ये देखो, ये एक पूरा ऑपरेशन है या प्रोसेस है। क्या है? ये प्रोसेस है। ऑपरेशन मैनेजर्स के अंदर जितना भी है ये सारा प्रोसेस है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि इसके ऊपर, जी बच्चा, इंटरप्रेन्योर तो इससे ऊपर है ना यार, एक बार उसने बात कर ली, बात खत्म। इंटरप्रेन्योर क्या कंपनी की मैनेजमेंट का पार्ट होता है क्या? उसने रिस्क ले लिया, उसका काम क्या था? इन्वेस्टमेंट की, बंदे ले आया, ये उसका काम था। तो ये फैक्टर तो उसका पूरा हो गया ना भैया। आखिर कैपिटल एसेट्स आ गए हैं तो आगे काम शुरू हो रहा है ना। जी बेटा, आप ऐसा भी खुद को रख सकते हो, नहीं तो हम उसको समझा रहे हैं ना, हमारे सामने इंटरप्रेन्योर बैठा है। इंटरप्रेन्योर तो बैठा है ना हमारे सामने, ये बैठा है, ये देखो, ये बैठा है, इसको हम समझा रहे हैं। ओ, मैं कह रहा हूँ ऊँट को रक्षा में बिठा रहे हैं, ठीक है ना। तो लिहाजा हम इसको समझा रहे हैं, तो लिहाजा वो तो ऊपर है। उसने क्या किया था? बंदे ले आया था, एचआर हमने उसको सिखा दिया था, वो बंदे ले आया था। अब उसने ये पहला हायरार्की डेवलप कर ली है, एचआर मैनेजर रख लिए हैं। अब हम उसको समझा रहे हैं कि एचआर मैनेजर से तुमने काम कैसे करवाना है। ठीक है, तो लिहाजा ये क्या है? पूरा ये एक ऑपरेशन है, इसको
बनाने के लिए, रन करने के लिए ऑपरेशनल मैनेजर रखे गए। अब वो मुझे एक बात कहता है कि यार ऑनर कहता है देखो ये सारी चीजें बिल्कुल सिंपल हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बच्चे, अता किधर रह गए थे, इतनी लेट आने की वजह? आप अपनी जस्टिफिकेशन लिखो इससे पहले कि मैं आपको किक आउट करूं क्लास से। अच्छा जी, ओके। वो मुझे कहता है कि यार देखो ये तो बड़ी सिंपल सी चीजें हैं, ऐसे ना, बड़ी सादा सी चीजें हैं। वो कहता है कि जब मैं यहाँ पे ऑपरेशनल मैनेजर ला सकता हूं तो फिर ये काम मैं खुद क्यों नहीं कर सकता? मुझे बताओ मैं क्यों ऑपरेशन मैनेजर रखूं? हमने उसे कहा कि भाई बंदर जो है वो किसी एक काम का माहिर हो सकता है, सबका नहीं हो सकता। जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन, जैक बंदर को कहते हैं। है तो उसने, हमने उसे कहा कि देखो ऑपरेशनल मैनेजर का काम सिर्फ इतना नहीं होता। खाना खा रहा था बच्चा, यकीन करो, कसम से यकीन करो, मैंने नाश्ता नहीं किया अभी तक। मैंने सिर्फ चाय पिया और 2 बजे तक खड़े होके मेरा बीपी लो हो जाना है। क्या हुआ? मैं नाश्ता नहीं किया अभी तक। तो खाना बाद में, ठीक है। इंसानी जिस्म बहुत फ्लेक्सिबल होता है बेटा, जो चीजें आपने मिस कर दी आप वो कैसे रिकवर करेंगे? रिकॉर्डेड लेक्चर से। और बड़े आलसी बनते हैं भैया, नहीं उठते इस तरह है। अगर हॉस्टलाइज है तो इस तरह उठते हैं, घर में है तो बेटा फिर। अच्छा जी, खैर भाई गल ही हो रहा है ना, तू तो शहजादा ही है। अच्छा जी, सॉरी सर बेटा, नहीं खाना खाने पे सॉरी नहीं है, प्रायोरिटीज चेंज करें अपनी। अच्छा, तो कहते यार ये सारा कुछ मैंने कर लेना। हमने कहा कि नहीं यार ये ऐसा नहीं होता, तुम्हें पता ही कितना है। वो कहता आप बता तो रहे हो। हमने कहा हम जस्ट आपको आइडिया दे रहे हैं कि ये लोग क्या करेंगे, ताकि आपको कम से कम पता हो कि कल को आपने इनसे जवाब ले सकें। आपको पता ही ना हो कि ये लोग क्या कर रहे हैं, तो क्या आप उनसे अकाउंटेबिलिटी करा सकते हो? सेम फॉर्म में होता है। बाजुकात क्या होगा, आपका सीनियर इंतहाई नैला बंदा होगा, पहले उसे आपको यह समझाना होगा कि भाई ये काम होता कैसे है, फिर उसको समझाना होगा ये काम है क्या, फिर उसको समझाना होगा कि ये काम किया कैसे। और फिर वो पता है क्या करता है, सारा काम उठाता है मैनेजर के सामने, पार्टनर के सामने बैठा होता है, सर बड़ी मुश्किल हो गई करते करते। टकरेंगे, ऐसे लोग भी टकरेंगे। तो लिहाजा हमने कहा ये देखो ये तो हम आपको आइडिया दे रहे हैं इसलिए कि हमने एक नंबर तो आपसे पैसे लेने हैं, नंबर 2 के ऊपर भैया कल को आपने ये जो मैनेजर रखे हैं इनको अकाउंटेबल करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि क्या ये लोग प्रॉपर अपनी अपनी जगहों पे काम कर रहे हैं नहीं कर रहे। तो लिहाजा बाकी इसके एक्स्ट्रा फायदे जो है, इसके ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या है? सबसे पहले तो क्वालिटी के ऊपर फोकस करना, जाहिर सी बात है। और उसके बाद टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड लेबर। जब स्पेशलाइज्ड लोग बैठे होते हैं तो उनको पता होता है कि कैसे हमने कॉस्ट कट करनी है, कैसे हमने लेबर को एफिशिएंटली यूज करना है। भाई आपने कभी अब्बू के अलावा किसी और को जवाब नहीं दिया, घर में 4 बंदे हैं फिर भी तुम्हारी मर्जी नहीं चलती, घर में दूसरी बारी तेन सालन कोई नहीं देता, और जब तुम कंपनी में 50 बंदे रख लोगे उनको कैसे मैनेज करोगे? तुम्हें पता भी है, कुछ जानते भी हो कि बर्फ बनाने का प्रोसेस क्या होता है। तो लिहाजा सबसे पहले क्या है कि ये होगा। उसके बाद ऑल कॉस्ट दैट एड नो वैल्यू टू फिनिश द प्रोडक्ट। बाजुकात कई कॉस्ट ऐसी होती है जो प्रोडक्ट के अंदर कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रही होती फिर भी इनकर हो रही होती है। मिसाल के तौर पे अगर मैं बात करूं किसी और हमारे सरकारी इदारों के अंदर, सरकारी इदारों के अंदर ये लंबी हिरारकी होती है, हालांकि कोई फायदा नहीं होता। भाई बात खत्म करो, 2-4 बंदे रखो जिनके पास सारी अथॉरिटी हो, काम करें, कॉस्ट कट करो। अच्छा जी, अब देखो अगर एक बंदे को पता कुछ नहीं है ना और स्किल्ड बंदा उसके सामने बैठा हुआ जो मर्जी करा ले, सर जी यहाँ पे भी बंदा जरूरत है, यहाँ पे भी बंदा जरूरत है, यहाँ पे तो 4 बंदे लगेंगे, काम हो ही नहीं सकता। अच्छा जी ठीक है, बंदा ये मेरा चाचा है, मेरा मामा है, उसके 4 फुफ्फियों के बेटे हैं, 4 उसके हैं, ये सारे लोग, वो सारे खपा देगा। क्यों? तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, वो जो कह रहा है तुम्हें माननी पड़ेगी बात, ऐसी बात है ना। लेकिन अगर हम आपको पहले समझा रहे हैं, आपको बता रहे हैं, तो इसलिए कि कल को आप इनकी बातों में ना आए, नंबर 1 आप इनको अकाउंटेबल कर सके। ठीक हो गया? ओके जी। तो वो कहता है अच्छा जी अच्छी बात है, तो अब हम उसको बता रहे हैं कि देखो इनका काम है क्या, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है। सबसे पहले तो प्रोक्योरमेंट एंड परचेजिंग होती है। प्रोक्योरमेंट परचेजिंग क्या होता है? रॉ मटेरियल का खरीदना, मुंह बंद कर, मुंह बंद कर, मुंह बंद कर। रॉ मटेरियल का खरीदना, उनको क्या कहते हैं, किस तरीके से खरीदना है, उसको प्लान करना कि हमने कहां से कैसे खरीदना है, कहां से मैं अच्छी क्वालिटी कम वैल्यू पे रॉ मटेरियल खरीद सके। तो भाई बर्फ का रॉ मटेरियल कहां से खरीदोगे आप? तो पानी है ना, कहां से खरीदोगे? हाँ नहीं नहीं, नहर से भर लेंगे, रावी गंदे नाले से जाके भर लेंगे। बेटा वो पानी भी बाकायदा जमीन से निकालते हैं, उसका उनको बिल देना पड़ता है, ठेके होते हैं, फिर फिल्टर करना पड़ता है, फिर जाकर उससे बर्फ बनाई जाती है।
ठीक हो गया। तो लिहाजा रॉ मटेरियल। दूसरे नंबर पे प्रोडक्शन प्लानिंग, कि भाई किस तरीके से चीजें प्रोड्यूस होनी है, क्या प्रोसीजर होना है, किस तरह रिसोर्सेज यूज होने हैं, कितना टाइम यूज होना है, कौन सी जगह पे हमने बनाना है, कहाँ पे हमने ये फैसिलिटी अपनी अरेंज करनी है, फैक्ट्री कहाँ पे बनानी है। तो ये सारी चीजें भी प्लानिंग का हिस्सा होती हैं, ये भी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरा प्रोडक्शन कंट्रोल, कि जो चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं क्या उसके ऊपर आपका कंट्रोल है। कंट्रोल से क्या मुराद, क्या रिसोर्सेज एफिशिएंटली यूज हो रहे हैं, क्या लेबर जो है वो एफिशिएंटली वर्क कर रही है, ये सारा दिन बैठ के सूटा ही मारते रहते हैं, मालिक आता देख के फिर शुरू हो जाते हैं काम करना। कंट्रोल है आपको उस प्रोडक्शन प्रोसेस के ऊपर कि नहीं है। तो ये ऑपरेशनल मैनेजर का काम होता है ना कि अपना कंट्रोल मेंटेन रखें। एंड इस तरह क्वालिटी कंट्रोल, कि प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन करना भी ऑपरेशनल मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनका काम होता है। कि बर्फ कौन सी अच्छी होती है, वो जो बिल्कुल शीशे की तरह होती है या वो अजीब सी होती है, शीशे वाली बर्फ जो है। हाँ, और बकायदा हम छोटे होते जाते थे ना बर्फ लेने, जब फ्रिज नहीं आए थे, बहुत कम होते थे, तो इक्का दुक्का फ्रिज। और फिर जब लोड शेडिंग स्टार्ट हुई तो फिर तो सारा दिन फटे पे ही होता था बंदा, तो नीचे कुत्ते होते थे, ऊपर हम होते थे, और वो बर्फ लेने तो हम उसको कहते थे भाई शीशे वाली बर्फ देना, शीशे वाली बर्फ देना। तो वो शीशे, अच्छा मुझे कोई बताएगा यहाँ पे थोड़ा सा, आप सारे एफएससी करके आए हैं, कि जो शीशे वाली बर्फ होती है और जो दूसरी बर्फ होती है, हालांकि एक ही ब्लॉक में एक ही जगह प्रोड्यूस होती है, उनमें फर्क क्या होता है, ये क्यों फर्क आ जाता है? कोई साइंस वाला बंदा मुझे थोड़ा सा। शीशे वाले की डेंसिटी लो होती है, दूसरे की डेंसिटी ज्यादा होती है, काफी हद तक अच्छी बात है। और वो तो छाट ही देना। पानी एक सब कुछ, एक बर्फ दो तरह की क्यों होती है ना, केमिकल, पानी में कौन सा केमिकल डलता है? कच्ची पक्की से क्या मुराद है, कच्ची बर्फ कौन सी बर्फ होती है, क्या वो कम ठंडी होती है? ठीक फ्रीज नहीं होती। अब यार इससे ज्यादा क्या फ्रीज हो, वो बर्फ है ना, कच्ची बर्फ या पक्की बर्फ। देखो बेटा, अच्छा भट्टी बॉस आ गया बॉस। अच्छा जी, देखो बेटा, ये जो पानी के मालिक्यूल होते हैं, जब पानी ठंडा होता है, जब बर्फ बनती है तो ये कंप्रेस होते हैं, 4 डिग्री तक ये कंप्रेस होते जाते हैं, और इनके आपस में बॉन्डिंग होती है। अगर तो इनकी बॉन्डिंग रेगुलर है एंड प्रॉपर है तो वो बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंट शेप में आ जाते हैं। लेकिन अगर उनकी बॉन्डिंग एब्रप्ट है, एवं ही कंप्रेस हुए हुए हैं, एक उसके अंदर मतलब गट्टू के अंदर डाल के ऊपर से बांध दिया गया है, पता नहीं अंदर कैसे है, ठीक है, तो फिर वो उस तरह के, तो ये बेसिकली मॉलिक्यूल की बॉन्डिंग होती है और टेम्परेचर का सीक्वेंस, कि टेम्परेचर अगर आप यकदम ड्रॉप कर दोगे, यकदम ड्रॉप करो से माइनस, अच्छा किस टेम्परेचर पे बर्फ जमती है? 0 पे नहीं जमती यार, -4 पे जाके जमती है। -4 पे, 4 पे ये कंप्रेशन डिकम्प्रेशन का कंसेप्ट होता है। तो लिहाजा क्या होता है कि अगर यकदम टेम्परेचर डाउन होता है तो वो सारे मॉलिक्यूल जो है वो अब्रप्टली फ्रीज हो जाएंगे, तो फिर वो कभी बर्फ नहीं पकेगी। लेकिन अगर आप चाहते हो कि शीशा बर्फ हो तो टेम्परेचर ग्रेजुअली डिक्रीज होना चाहिए, ठीक है। तो जहां पे आपको, आप ये देखते होंगे ये जो प्लांट्स होते हैं बर्फ वाले, वहां पे बर्फ यकदम बनती है, बहुत जल्दी शॉर्ट प्रोसेस में बनाई जाती है। उनके हम बहुत कम ब्लॉक्स ऐसे होते हैं जिनमें से अच्छी बर्फ की क्वालिटी निकलती है। और अगर निकलती भी है तो आप देखेंगे कि जो ब्लॉक का नीचे वाला हिस्सा होता है वो जो होता है वो शाइनी होता है। ब्लॉक है ना पूरा, नीचे वाले हिस्से की बर्फ जो है वो शाइनी होगी, क्यों? नीचे टेम्परेचर आराम से ग्रेजुअली जा रहा होता है, ऊपर वाली डायरेक्टली एक्सपोर्ट होती है वो ठंडे को, जो ड्राई आइस वगैरह यूज करते हैं, जो भी करते हैं। तो अगर आप यकदम टेम्परेचर लो करोगे तो वो सारे मॉलिक्यूल जो है वो अब्रप्टली इकट्ठे हो जाते हैं, तो वो फिर खिचड़ी मिचड़ी सी पक्की होती है। जिस तरह के हमारे यहाँ शादी हाल पे खाना खुलता है तो रोला पड़ा होता है। लेकिन अगर आप किसी सोफिस्टिकेटेड जगह पे हो, या आप खाना शुरू से ही चला लें, लोग आ रहे हैं, खाना चल रहा है, खा रहे हैं, तो कभी रश नहीं पड़ेगा। लेकिन आप क्या करते हैं, बंदे बिठाते हैं, देखते रहते हैं, हाँ जी टेबलें फुल हो रही है, हो रही है, हो रही, पहले भर लेते हैं, फिर उसको लो जी रोटी खुल गई है ड्रम। हाँ, तो वो फिर क्या है कि वो एक अजीब सी खिचड़ी पक जाती है। तो सेम पानी के साथ होता है कि आप यकदम टेम्परेचर डाउन करोगे तो उसके मॉलिक्यूल सारे भागते हैं जमने के लिए, कि मैं जमना नहीं, पहले मैं जमना है, तू जमला है भाई। तो लिहाजा फिर क्या होता है, वो अजीब सी ब्लर सी बर्फ बनती है। लेकिन अगर स्लोली एंड ग्रेजुअली डिक्रीज करोगे तो मॉलिक्यूल सुकून से, तसल्ली से अपनी अपनी जगह देख के सोएंगे, ठीक हो गया। तो फिर वो बड़ी ट्रांसपेरेंट सी बर्फ बनती है। कंसेप्ट क्लियर है पुत्र? बर्फ का फट्टा देखो ना, क्वालिटी एश्योरेंस है। इना माइक ऑफ करो बच्चा, माइक किसका ऑन है? 1 मिनट मुझे देखने दें, माइक चले, ऑफ हो गया सबका, माइक अपने ऑफ रखें। हाँ जी पुत्र, क्लियर है बर्फ बनाने का प्रोसेस? हो सकता है कल को फटा लगाना पड़े, जो हालात है खासतौर पर उन स्टूडेंट के जो क्लास में नहीं आ रहे। मालिक्यूल को अरेंज होने के लिए टाइम नहीं मिलता, बिल्कुल वकास, बेहतरीन, जबरदस्त।
चलें जी, तो लिहाजा हमने उनको कहा कि क्वालिटी के ऊपर भी आपने फोकस रखना है कि जब आप चीज बना रहे हो तो उसकी क्वालिटी को भी बेहतर रखना है। और उसके बाद लास्ट में कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट, कि जब भी आप एक प्रोडक्ट बनाओ उसको एनालाइज करो और फिर उसको सोचो कि यार इससे बेहतर कैसे मैं कर सकता हूं, इससे अच्छे तरीके से मैं कैसे जा सकता हूं, इसको मजीद कैसे मैं एफिशिएंट कर सकता हूं। तो कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट ये किन का काम है जी बेटा? ये ये, ये वाली पूछ रहे हैं आप? सीपीएम, ग्रांट चार्ट, क्रिटिकल पाथ। बेटा देखो, क्रिटिकल पाथ से मैं आपको एक चीज समझाने जा रहा हूं। चलें, ये आपने कंसेप्ट कर दिया, छेड़ दिया, वरना ये आपका छेड़ने का कंसेप्ट नहीं था अभी। बहरहाल आपको पता होना चाहिए। देखो बेटा, एक घर बनता है, ठीक है? क्या घर का लेंटर या छत जो है उसकी दीवारें खड़ी करने से पहले बन सकता है? से कि मैं अब आपको यहाँ पे एक सीक्वेंस बना रहे हैं। हमने एक घर का जो बुनियाद है, जिसको हम क्या कहते हैं उसको, नीवे की जो वगैरह वो जो कहते हैं, एरा कहते हैं हम उसको। तो जो नीचे बुनियाद होती है गड़ा खोद के 5-6 फुट की, वो बनाने में हमें लगते हैं 2 दिन। दीवारें बनाने में हमें लगते हैं 4 दिन। छत डालने में हमें लगने हैं 2 दिन। और जिस चीज से छत डलनी है, जिस मटेरियल से, उस पे हमें लगने हैं 4 दिन। एक तरीका यह है कि भैया सबसे पहले हमने क्या किया, बुनियादें खोदी, 2 दिन हमने लगा के बुनियादें कंप्लीट की। अगले 4 दिन हमें लगा, सॉरी यार ये थोड़ा सा, अगले 4 दिन हमें लगे दीवारें खड़ी करने में। ठीक हो गया? अब दीवारें जो खड़ी कर ली तो उसके बाद हमारे पास क्या है कि ये 4 दिन हमें लगेंगे पहले कंस्ट्रक्शन मटेरियल बनाने में जिससे छत बनानी है। ठीक है? जब ये बनेगा तो फिर हमें 2 दिन मजीद लगने उस छत को डालने में। एक तो तरीका ये है। लेकिन अगर हम ये देखें कि जिस दिन हमने ये बेस खोदनी शुरू किया उसी दिन ही हम ये कंस्ट्रक्शन मटेरियल साइड पे स्टार्ट करना शुरू कर दे, क्यों? ये इंडिपेंडेंटली बन सकता है ना, बगैर इंतजार किए कि पहले हम दीवारें खड़ी करें फिर बैठ के बनाए। आप साथ में इसको शुरू कर देते हैं तो 2 दिन हमारे यहाँ पे लगने हैं, 4 दिन हमारे जो हैं वो दीवारों पे लगने हैं, एंड सेम इस तरह 2 दिन हमारे छत पे लगने हैं। तो अब हमारे यहाँ पे कितने दिन लगे? 2 4 कितने हो गए? 6 और 2 8। जबकि यहाँ पे हमारे कितने लग रहे थे? 2 और 4 6, 6 और 4 10 और 2 12 लग रहे थे। हमने 4 दिन बचा लिए, क्यों? हमने एफिशिएंट प्लानिंग की कि वो प्रोसेसेस जो इंडिपेंडेंट है उनको भी साथ शुरू कर दिया जाए ताकि टाइम बचे। तो ये जो होता है एक शॉर्ट तरीकाकार, इसको क्रिटिकल पाथ कहते हैं, जिसपे हम कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा काम कर सकते हैं। ठीक है? तो ये बेसिकली क्या होता है, क्वालिटी कंट्रोल का, इसका प्रोडक्शन कंट्रोल का ही एक प्रोसेस है ना। कंट्रोल, टाइम कंट्रोल कर रहे हैं आप, एफिशिएंसी मैनेज कर रहे हैं। तो क्रिटिकल पाथ क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट। तमाम ऑनलाइन वालों को ये कंसेप्ट क्लियर है क्रिटिकल पाथ का बच्चे? बाकी भी इस तरह की टर्म्स हैं, अगर हम इन चक्रों में पढ़ गए तो पूरा दिन वेस्ट हो जाएगा हमारा। बहरहाल आपको इतना पता होना जरूरी है। तमाम स्टूडेंट, साउंड क्वालिटी प्रोसीजर्स क्या मतलब बेटा? हाँ जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अच्छा, ये जो प्रोसीजर बता रहे हैं, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, सिग्मा, आईएसओ वगैरह, ये बेटा स्टैंडर्ड है। आप कभी किसी प्रोडक्ट को देखेंगे ना, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, उसके ऊपर लिखा होता है कि भाई सर्टिफाइड आईएसओ फला फला। ये मुख्तलिफ किस्म के फूड प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट होते हैं। ये जिस तरह हमारे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड है, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है, इस तरह ये आईएसओ भी स्टैंडर्ड्स हैं जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स के बारे में मुख्तलिफ किस्म की सर्टिफिकेशन होती है। ये आप मेडिकेशन देखें, मेडिकल देखेंगे, आप किसी फूड को देखें, आप बल्कि एक काम कीजिएगा, कोई अच्छा सा पैकेज फूड जाके खरीदना और उसके ऊपर देखना कि कौन सा आईएसओ वेरीफाइड है या सर्टिफाइड है वो। ठीक है? तो ये एक सर्टिफिकेशन होती है, क्वालिटी कंट्रोल चेकअप कराते हैं। हमारी फर्म के अंदर क्या होता है, फर्म्स क्वालिटी, क्यूसीआर फर्म सुना है कभी? क्यूसीआर फर्म कौन सी होती है? जिसका क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू हुआ। तो क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू कौन करता है? आई कैप आके करता है, और वो क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड है, उन स्टैंडर्ड के ऊपर वो चेक करता है। अगर क्वालिटी ऑफ वर्क, क्वालिटी ऑफ ऑडिट, क्वालिटी ऑफ डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ ठीक है तो वो क्या देता है? क्यूसीआर रेटिंग दे देता है, सर्टिफिकेशन दे देता है। तो फिर क्या होता है कि ये इस चीज की वेरिफिकेशन होती है कि ये जो कंपनी है या ये जो फर्म है ये प्रॉपर क्वालिटी मेंटेन कर रही है। ठीक है? सर वॉइस रुक रही है आपकी। बेटा सबको वॉइस क्लियर है कि नहीं है? ऐसा क्लियर है बच्चा आपको? चले, अच्छी बात है। मेरी वॉइस क्लियर है तमाम स्टूडेंट्स को या रुक रही है? नो सर, नो नहीं है क्या मतलब? क्लियर नहीं है?
क्लियर है या क्लियर नहीं है? ठीक है बच्चा, ओके। अच्छा जी, तो ये काम है बेसिकली जो हमारी मैनेजमेंट है, ऑपरेशनल मैनेजर्स हैं, उनका ये काम है। नॉट क्लियर, बेटा जिनको क्लियर नहीं है वो अपना नेट थोड़ा सा चेक कर लें। हो सकता है कि ये इशू हो, लेकिन परेशान ना हो, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, थोड़े से टाइम के लिए बीच में आ सकता है इशू। वैसे आवाज मेरी तरफ से क्लियर ही है। अच्छा जी, अब हमने क्या किया, हमने प्रोडक्शन मैनेजर्स की या मैन्युफैक्चरिंग जो हमारी ऑपरेशन मैनेजर थे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बता दी। अब प्रोडक्शन प्लानिंग फेज, जब भी बेटा प्रोडक्ट, नेट का इशू, आवाज आ रही है बेटा? एंड पिक्चर भी आ रही है? आवाज आ रही है बेटा सबको? पिक्चर नहीं आ रही, आ जानी चाहिए पिक्चर। ठीक है बेटा, आ गई है, ओके। चलें जी, तो लिहाजा सबसे पहला काम क्या होता है? प्रोडक्शन फेज, प्रोडक्शन करना। तो प्रोडक्शन फेज के अंदर सबसे पहले आती है प्रोडक्शन प्लानिंग। प्लानिंग क्या होती है? नॉर्मली दो तीन तरह की प्लानिंग होती है, शॉर्ट टर्म प्लानिंग, लॉन्ग टर्म प्लानिंग एंड मीडियम टर्म प्लानिंग। लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या होती है कि अगले आने वाले 5-10 साल की प्लानिंग, कि हमने कैसे कैसे चीजों को लेके चलना है, प्रोड्यूस करना है, हमारा एंड रिजल्ट क्या रहना है, हमने कितनी एफिशिएंसी शो करनी है। मीडियम टर्म प्लानिंग क्या होती है बेटा? ये 2 से ऊपर सालों की होती है, 2-3-4 सालों की होती है नॉर्मली, जिसके अंदर हम मीडियम टर्म प्लानिंग करते हैं। एंड थर्ड पे होता है शॉर्ट टर्म प्लानिंग। ये वो प्लानिंग होती है जो फॉर द ईयर होती है, 1 ईयर या उससे भी कम होती है, डेली बेसिस पे जो काम हो रहे होते हैं उनके लिए जो प्रोडक्शन प्लानिंग होती है उसको हम शॉर्ट टर्म प्लानिंग कहते हैं। स्क्रीन शो नहीं हो रही पुत्र? यार ये काम खराब हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सारा लेक्चर डिस्टर्ब हो जाएगा अपना। 1 मिनट, सुकून से तमाम स्टूडेंट जरा सुकून में आ जाए। अब तमाम स्टूडेंट्स रुक जाए, कोई चैट नहीं करेगा, आराम से रुक जाओ। तमाम स्टूडेंट्स अगर तो स्क्रीन, वॉइस एंड पिक्चर तीनों क्लियर हैं तो यस लिखेंगे, इनमें से किसी एक चीज का भी मसला है तो नो लिखेंगे। चलें शुरू हो जाए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। मेजॉरिटी जो है वो हमें हमारे हक में मिल गई है। तो बाकी जिनको इशू आ रहा है बेटा, आपके नेट का कोई इशू हो सकता है, ये कभी कभी मेरी तरफ से भी डिस्टर्बेंस होती है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। और क्लास लीव करके नहीं जाना, विद इन 1 मिनट या 50 सेकेंड वो रिजॉल्व हो जाती होती है। चलें जी, ओके। तो भैया प्रोडक्शन प्लानिंग कितने के फेजेस क्या होते हैं? नॉर्मली 3 टाइप के प्रोडक्शन प्लानिंग फेज होते हैं, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म एंड शॉर्ट टर्म। प्रोडक्शन प्रोसेसेस की टाइप्स क्या होती हैं? नंबर 1 होता है मास प्रोडक्शन। इन मास प्रोडक्शन ये क्या है कि भाई यहाँ पे बल्क में चीजें प्रोड्यूस हो रही होती हैं, बनी जा रही हैं, बनी जा रही हैं, बनी जा रही हैं, एक ही तरह की चीजें बस बनी जा रही हैं। हाँ, हाँ, गर्मियों में बर्फ जिस तरह कर लो, या इसी तरह कोई भी चीज, जिस तरह आजकल लोटे बन रहे हैं, और बनी जा रहे हैं, बनी जा रहे हैं, बनी जा रहे हैं। तो वहां पे कोई मतलब नहीं होता, एक मास प्रोडक्शन हो रही होती है डेली बेसिस पे, लाखों के हिसाब से जो है वो यूनिट तैयार हो रहे थे। जैसे कि कोको कोला की बोतल है, डेली पे कितनी बनती है? मिलियंस में बनती है। तो इसको कहते हैं मास प्रोडक्शन। एक होती है मास कस्टमाइजेशन। मास कस्टमाइजेशन क्या है कि हम जो हमारे कस्टमर होते हैं उनकी नीड के मुताबिक एक मास प्रोडक्शन करते हैं। मिसाल के तौर पे हमारा हमारा क्या है कि हम बात करते हैं, हमारे मोटरसाइकिलों की एक फैक्ट्री है, मोटरसाइकिल बनाते हैं। अब मोटरसाइकिल 2-3 तरह के हैं, 70, 1 to 5 एंड थर्ड टाइप क्या है? इलेक्ट्रिक बाइक्स। 3 टाइप्स हैं हमारे पास। तो हम क्या करते हैं, एक बैच हम 70 का बनाएंगे, एक बैच हम होंगे मास में, दोनों इकट्ठी बन रही हैं, क्वांटिटी इसकी काफी बड़ी है, लेकिन 3 बैचेस में कस्टमाइज कर रहे हैं एज पर कस्टमर नीड। तो इसको कहते हैं इन मास कस्टमाइजेशन प्रोडक्शन। और इन कस्टमाइजेशन प्रोडक्शन क्या होती है कि पहले हमें क्लाइंट अपनी रिक्वायरमेंट बनाता है, फिर हम उसके मुताबिक उसे चीज बना के दे देते हैं। जैसा कि कार्स, लेम्बोर्गिनी हो गई, जिस तरह रोल्स रॉयस है, तो ये क्या करती हैं? कस्टमाइज्ड गाड़ियां बनाती हैं कि पहले कस्टमर की डिमांड आती है, उसकी रिक्वेस्ट आती है, फिर कार बनती है।
एक आप स्टैंडर्ड बना रहे हो, मास में प्रोडक्शन बना रहे हो कि भाई लेनी है लो, नहीं लेनी भाड़ में जाओ, चीज यही है, ठीक है, बहुत ज्यादा बनती जा रही है। एक वो है कि कस्टमर की स्पेसिफिकेशन को तो हम सामने रख रहे हैं, लेकिन वो भी हम मास प्रोडक्शन कर रहे हैं कि CD70 के 4000 तैयार कर दो, CD125 के 2000 तैयार कर दो, और इलेक्ट्रिक बाइक 1000 तैयार हो गई। लेकिन थर्ड प्रोसेस क्या होता है, इन कस्टमाइजेशन के पहले हमारे पास कस्टमर की डिमांड होगी, फिर हम उसकी कस्टमाइजेशन के मुताबिक जो है वो प्रोडक्ट डेवलप कर लेंगे। साउंड में फिर मसला हो रहा है सर, चले हैं कोई नहीं यार, 2-4 सेकंड हो जाता होता है, उसको वो क्लियर कर ले। उसके बाद बेटा प्रोडक्शन प्लानिंग के अंदर ही तीसरा फेज आता है टाइमिंग का, कि प्रोडक्शन किस टाइम पे होनी है। कुछ प्रोडक्शन होती है जो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, मुसलसल चल ही रहा है, मंथली एनुअली चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, जिसमें ब्रेक्स नहीं होती नॉर्मली, इसमें शट डाउन नहीं होते नॉर्मली। और कुछ इंटरमिटेंट प्रोसेस होते हैं कि हमने एक प्रोडक्शन का बैच तैयार किया, उसके बाद छुट्टी आ गई, जिस तरह सीजनल बिजनेस होते हैं। आइसक्रीम लगा लो, बर्फ यार सबसे इंपॉर्टेंट, बर्फ, कि बर्फ का बिजनेस क्या है, सीजनल बिजनेस है, जैसे ही गर्मी आती है शुरू हो जाता है, फिर बंद हो जाता है। तो ये क्या होते हैं, एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है, एक इंटरमीडिएट प्रोसेस होते हैं जो जिनके अंदर ब्रेक्स होती हैं, जो शट डाउन हो सकते हैं। उसके बाद प्लानिंग का सबसे इंपॉर्टेंट फेज होता है लोकेशन। लोकेशन से क्या मुराद है कि हमने प्रोडक्शन करनी कहां पे है। आपने बर्फ बनानी है तो कौन सी लोकेशन सिलेक्ट करेंगे। ऑनलाइन वाले बताएं, आपने बर्फ बनाने की फैक्ट्री लगानी है, गर्मियां आ गई है, सबको जरूरत है, मैं खुद आज पानी की बोतल फ्रिज में रख के आया हूं भैया, तो कौन से फैक्टर, क्या चीजें आप ध्यान में रखोगे, कहां पे, इधर, क्यों, वजह, आबादी वाले इलाके में ना मामा बर्फ आबादी तक लाते लाते वैसे खत्म हो जाए, इससे तो बेहतर है फिर जाओ ग्लेशियर से तोड़ के लाओ बर्फ, बहुत दूर, आबादी है ही नहीं, मौजे ही मौजे। तू बता यार कोई सेंसेबल सा। प्रोडक्शन प्लांट कहाँ पे लगाना है, क्या चीज क्या रखना। शाबाश, रोड के साथ हो, मतलब इजीली ट्रांसपोर्ट। यार ऑनलाइन वाले बताओ ना। ठीक है, जिनके घर में फ्रिज ना हो, जाहिर बात है डीएचए में लगा के बैठोगे तो बर्फ के गोले तो खाने आएंगे, बर्फ लेने तो कोई नहीं आने वाला। अच्छा, और क्या चीज ध्यान में रखोगे, जल्दी बताओ यार ऑनलाइन वाले भाई। ठीक है, बिजली, जहां इलेक्ट्रिसिटी आती हो, शाबाश, और ट्रांसपोर्टेशन जहां पे इजीली अवेलेबल हो, जहां पे ट्रांसपोर्टेशन इजीली अवेलेबल हो, और भाई जहां पे रिसोर्सेज आराम से अवेलेबल हो, जहां का पानी जमीन का मीठा हो जो आपने निकालना है, जहां पे आपको रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो, जहां पे आपको लेबर इजीली अवेलेबल हो, जहां पे आपको बाकी प्रोडक्शन जो फैक्टर है वो अवेलेबल हो ना यार, सीधी सी बात है। ऑल फैसिलिटीज जो बर्फ बनाने के लिए मिल सकती हैं उस जगह पे लगाएंगे। ठीक है, शाबाश था बच्चे, लेकिन इसको थोड़ा सा आपने जनरल कर दिया, इसको स्पेसिफिक करें। तो लिहाजा लोकेशन क्या देखना है, सबसे पहले प्रोडक्शन रिसोर्सेज की तरफ हमारी एक्सेस होनी चाहिए, मार्केट जहां हमारी करीब हो, कि बर्फ भाई उस बेंडे नहीं लानी के जाते जाते आधी खत्म हो जाए रास्ते में ही। और उसके बाद फिर क्या है, मैन्युफैक्चरिंग जोन होना चाहिए। अब गवर्नमेंट क्या करती है कि इंडस्ट्रियल जोन अलॉट करती है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, गवर्नमेंट किसी एरिया को इंडस्ट्रियल जोन, गवर्नमेंट कहती है कि ये एरिया जो है ये इंडस्ट्रियल जोन है, जो भी बंदा इसमें फैक्ट्री लगाएगा उसके ऊपर इतनी टैक्स की छूट है, उसको 10% टैक्स रिडक्शन हो जाएगी। गवर्नमेंट को क्या फायदा, टैक्स तो छोड़ दे रही है गवर्नमेंट। ऑनलाइन वाले बताओ गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल जोन क्यों करार देती है, जैसे कि मरी को उन्होंने लोड शेडिंग फ्री इलाका करार दे दिया है, इसी तरह जो हमारा गवादर है उसको सेल टैक्स से फ्री या एग्जेम्प्ट एरिया करार दे दिया गया है। इंडस्ट्रियल जोन क्यों करार देती है गवर्नमेंट को, इसका क्या फायदा है, किसकी, गवर्नमेंट की मार्केट है, खुदा का खौफ करे। ना ना ना, ये कोई मतलब नहीं है। नहीं, क्यों उसी जोन में क्यों लगाएंगे, कोई और जोन क्यों नहीं यूज कर सकते। देखना मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, एक कपड़ा बनाने की फैक्ट्री है, सब कपड़ा बनाने की एक फैक्ट्री है, अनारकली के करीब लगेगी उस बंदे को ज्यादा फायदा है या जाके उधर भेरा में लगेगी ज्यादा फायदा है। तो गवर्नमेंट अगर भेरा को कह देती है इंडस्ट्रियल जोन है, गवर्नमेंट तो नॉर्मली शहर से बाहर कहती है, वजह किस चीज की, क्या सोशल वेलफेयर। अब बाहर से कौन से इधर तंग होंगे, ना घुसे पीछे गिच मिच पड़ी रहेगी, किस चीज से तंग होंगे। इकोनॉमी में बेहतरी आती है, नहीं बेटा इकोनॉमी में कैसे बेहतरी आ सकती है,
गवर्नमेंट तो उल्टा रिस्ट्रिक्शन लगा रही है कि भाई इस इलाके में आप, बेहतर है कि आप उस इलाके से चले जाएं, शहर में तो बैठे ही ना जहाँ पे आपका मेन बिजनेस है। उल्टा तो आपको कॉस्ट बढ़नी है, आपकी प्रोडक्ट महंगी हो जानी है ट्रांसपोर्टेशन में। हाँ, कल को अगर इमरान खान को चक्कर लगा रहे तो पता हो डायरेक्ट कहाँ जाना, शहर में ना जाना पड़ेगा, ऐसा ना। माशाल्लाह चीता ही लग गया, तो बस तूने इकोनॉमिक्स नहीं बनना फ्यूचर में। और बंदे बताओ भाई जल्दी से। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता। नंबर वन, गवर्नमेंट गवर्नमेंट इलाके की डेवलपमेंट के लिए, मिसाल, टाइम क्या है बच्चा, टाइम क्या है? शाबाश। कुछ इंडस्ट्रीज इन्वायरमेंट को बैड इफेक्ट करती हैं, इसलिए उनको अलग जगह ना लगाना पड़ता है। शाबाश। नंबर वन तो बेटा इन्वायरमेंट प्रोडक्शन के लिए भी होता है। नंबर टू बेटा जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट, एक मिनट यार ये ना, ओके जी। नंबर टू पे अब देखो, बलोचिस्तान के अंदर इंडस्ट्री नहीं है, वहां पे लोगों के पास जॉब्स नहीं है। गवर्नमेंट क्या करती है कि उस इलाके को जो है वो इंडस्ट्रियल जोन बना देती है, ताकि वहां पे कंपनी जाके खुलें, ताकि उस लोगों के जो इलाके हैं उनके लोगों को रोजगार मिले। ठीक है, ताकि एक एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो। और उन इलाकों में जहां पे जरूरत है, आप देखो ना कि सारा कुछ लाहौर में इकट्ठा होता जा रहा है, सारा कुछ कराची में इकट्ठा होता जा रहा है, पूरे का पूरा मुल्क। तो ये दो वजह से नुकसान दिया, बाकी इलाके सारे अंडर डेवलप्ड पड़े हैं और ये इलाके ओवर क्राउडेड हो गए हैं, ओवर पॉपुलेटेड हो गए हैं। पॉल्यूशन में तो लाहौर मेरे ख्याल में दुनिया में दूसरे तीसरे नंबर पे आ चुका है, पहले दूसरे नंबर पे ये घूम फिर रहा है। तो लिहाजा इस वजह से जो है वो इंडस्ट्रियल जोन वगैरह के अंदर हमें फैक्ट्री लगानी चाहिए। एक तो हमें सब्सिडी भी मिल जाएगी और हमें गवर्नमेंट के रेगुलेशन से भी बचत हो जाएगी। इस तरह लेआउट, अगला प्रोडक्शन प्लानिंग का जो बेटा फेज है वो लेआउट बनाना। लेआउट बनाने से क्या मुराद है कि डिसाइड करना कि काम होना कैसे है, प्रोसेसेस कैसे परफॉर्म होने हैं, किस शख्स ने कैसे उस प्रोसेस को जो है वो फॉलो करना है, किस शख्स ने कैसे उस प्रोसेस को, एक मिनट दीजिए मुझे, कैसे काम होना है, किस तरह, कितने उसके अंदर डिपार्टमेंट होने हैं, कितने उसके अंदर लोग होने हैं, कैसे उसने काम करना है, किस किस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जिसको हम डिपार्टमेंटलाइजेशन कहते थे, वो चीजें लेआउट डिसाइड करना। नंबर वन लेआउट होता है प्रोसेस लेआउट। प्रोसेस लेआउट से क्या मुराद कि प्रोसेस पे ज्यादा फोकस होता है, मतलब प्रोडक्शन या प्रोडक्ट इट सेल्फ उस पर फोकस नहीं है, प्रोसेस कैसे परफॉर्म हो रहे हैं उस पर ज्यादा फोकस होता है बाजुकात सिचुएशंस के अंदर। दूसरा लेआउट होता है प्रोडक्ट लेआउट या असेंबली लाइन, कि इसमें प्रोसेसेस के ऊपर फोकस नहीं किया जाता बल्कि प्रोडक्ट के ऊपर फोकस किया जाता है कि प्रोडक्ट अगर 5-10 फेजेस से होकर गुजरती हैं तो उसके साथ साथ जो फेजेस हैं वो भी कंप्लीट होते जाते हैं। ठीक है, दूसरा प्रोडक्ट लेआउट होता है और तीसरा फिक्स्ड पोजीशन लेआउट होता है। मतलब इसमें हम क्या करते हैं कि एक लेआउट या स्ट्रक्चर बना देते हैं, उसके ऊपर सारों ने काम करना है ना, वहां पे प्रोसेस डिफाइन होता है ना प्रोडक्ट लेआउट होता है। एक फिक्स्ड लेआउट है, कोई भी काम हो उसी तरीके से होना। प्रोडक्ट लेआउट होगा, जैसे ही प्रोडक्ट की कस्टमाइजेशन चेंज होगी प्रोडक्ट लेआउट चेंज हो जाएगा, काम करने का तरीकाकार चेंज हो जाएगा। अगर आप नॉर्मली कंस्ट्रक्शन कंपनी में हैं और वहां पे आप घर बनाते होते हैं तो आपका एक प्रोडक्शन लेआउट चल रहा है, लेकिन आपको अगर एक सोसाइटी या एक प्लाजा बनाने की ऑर्डर मिल गया तो आपको लेआउट चेंज करना पड़ेगा एज पर प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट। और प्रोसेस लेआउट क्या है कि प्रोडक्ट सिंपल है, एक ही प्रोसेस के थ्रू चल रही है, लेकिन मार्केट के अंदर कंपटीशन बढ़ गया है तो अब आपको अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी, प्रोसेस मोर